Hello everyone, welcome to Engineers वाला। I am तनुजा सिंह परमार, your civil engineering educator। थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा, मैं आपसे बात करने वाली हूं क्या होना चाहिए आपका लास्ट 60 डेज प्लान फॉर एसएससी जेई 2026। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देना चाहती हूं, ये वीडियो टारगेट करने वाली है दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पिछले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से प्रिपरेशन की है और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच गए हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने एसएससी जेई 2024-2025 में अच्छे से प्रिपरेशन की थी, अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट किया था, बट माइनर मिस्टेक्स की वजह से उनसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मैं पहले ही कैटेगराइजेशन कर रही हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में कंडक्टिंग बॉडी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब मैं नहीं डिस्कस करने वाली हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, इसीलिए आप ये लास्ट 60 डेज प्लान देख रहे हैं और आपको ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में पता है। अभी आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि लास्ट 60, 45, 30 डेज में आपको करना क्या है, क्योंकि आपके पूरे प्रिपरेशन ड्यूरेशन का ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। बहुत सारे लोगों का पूरा गेम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चेंज हो जाएगा। मैं आपको अपना आइडिया शेयर करने वाली हूं एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस विल हेल्प यू। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक शीट लेके बैठ जाना है और उस शीट में कुछ मार्किंग करनी है। सबसे पहले आपको लिखने हैं पी नॉट सब्जेक्ट्स। पी नॉट सब्जेक्ट्स का मतलब होता है फर्स्ट प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स। ये पूरी की पूरी वीडियो डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट कौन सा होगा। कैसे डिसाइड करेंगे हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट? भाई जिसका वेटेज ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना। तो आपको नोट करने होंगे कि आपके पर्टिकुलर ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज या ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे ही आपको दूसरी लिस्ट बना रही है P1 सब्जेक्ट्स की। P1 सब्जेक्ट का सिंपल मतलब है लेस प्रायोरिटाइज्ड सब्जेक्ट या सेकंड प्रायोरिटी के सब्जेक्ट जिनका वेटेज कम है आपके एग्जाम में, वो आपको नोट डाउन करने हैं और डायरेक्टली अपने पूरे के पूरे स्टडी ड्यूरेशन का 70% अपने हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट को दे देना है और 30% आपके लेस प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट को दे देना है। मैं आपको ये कैटेगराइजेशन करने के लिए इस वक्त इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपके पास टाइम कम है। यही पूरी वीडियो अगर मैं बना रही होती लास्ट 6 मंथ्स या 8 मंथ प्लान फॉर एसएससी जेई 2026 तो मैं कभी भी ये कैटेगराइजेशन नहीं करती, क्योंकि कीपिंग इन माइंड द कंपटीशन हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी सिंगल सब्जेक्ट मैटर्स। बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वी हैव ओनली लास्ट 60 डेज, इंपॉर्टेंट है कि आप ये कैटेगराइजेशन करिए और अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करिए। डिपेंड करता है कि आपके ब्रांच में कौन सा हाई प्रायोरिटी और कौन सा लेस प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट होगा, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपने ये कर लिया तो फिर आप सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे कैसे? आपको सिर्फ एक साइकिल फॉलो करना है और उस साइकिल का पहला स्टेप होगा सिलेबस कंप्लीशन। आपका मेन टारगेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का। अब आप ये सोचते होंगे मैम ने जो पढ़ाया मैंने वो पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, है ना? ऐसे नहीं होता सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए आपको करना होगा कंसेप्चुअल बिल्डिंग। कंसेप्चुअल बिल्डिंग, कंसेप्चुअल बिल्डिंग आएगी जो भी एडुकेटर ने आपको पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से पढ़ के। कंसेप्चुअल बिल्डिंग अगर आपकी आ रही है तो वो पता कैसे चलेगी? पीवाईक्यू सॉल्व करके कि आपसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। पीवाईक्यू हो जाते हैं तो आपको करने हैं न्यू क्वेश्चन सॉल्व। न्यू क्वेश्चन सॉल्व आपके एडुकेटर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करते होंगे एज अ फॉर्म ऑफ डीपीपी। और जब ये हो गया तो आपको करना है रिविजन। जब आप ये चारों स्टेप्स फॉलो करते हैं तब जाके आप कहेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीशन हुआ है। ऑल्सो मेक श्योर करिएगा कि जब आप कंसेप्चुअल बिल्डिंग कर रहे हैं इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बनाना है एक फॉर्मूला शीट। बाकी ब्रांचेस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से लेके आपके सॉइल मैकेनिक्स तक, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से लेके आपके सीपीएम तक हर जगह फॉर्मूलाज हैं। और आपको क्या लगता है फॉर्मूला शीट कब बनानी है? रिवाइज करते वक्त, जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब? एग्जाम से पहले? नहीं। एडुकेटर आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप उस चैप्टर को लाइव पढ़ रहे हैं, नोट्स आपको मिल रहा है, पीडीएफ आपको मिल रहा है, सब कुछ आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पे, आपके लैपटॉप में, आपके आईपैड में अवेलेबल है।
बट इसके साथ साथ आपको एक शीट में या एक रजिस्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट करने हैं रिवीजन करते वक्त। रिवीजन कब? जैसे ही चैप्टर आपने पढ़ा या एक टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ और मैंने पढ़ाया है आपको वाटर डिमांड। वाटर डिमांड आपने पढ़ा और जैसे ही आपने देखा फायर डिमांड के कुचलिंग्स फार्मूला, बस्टन्स फार्मूला, जीओआई फार्मूला, आपको फार्मूला शीट में उसको नोट कर लेना है। फॉर्मूला शीट आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है लास्ट मोमेंट में, मैं बताऊंगी कब। जब आपने ये पूरी चीजें कर ली तब आप बोलेंगे आपका सिलेबस कंप्लीशन हो गया है। और एक सीरियस एस्पायरेंट का सिलेबस कंप्लीशन 30 डेज बिफोर द एग्जाम हो जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा ऑप्टिमम, इससे पहले हो जाता है बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 30 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आपने ये कर लिया और सिलेबस कंप्लीशन पे टिक लगा दिया तो इसके बाद आएगा आपका मेन गेम, और वो गेम होने वाला है लास्ट 30 डे। ये जो लास्ट 30 डेज में गेम चेंज होगा वो होगा सिर्फ एक एक्टिविटी से, और वो होने वाला है मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट एक्चुअली बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। ये जितनी मेहनत आपने करी थी इस पूरे प्रोसेस में, क्या वो वर्थ इट है भी या नहीं। पढ़ तो लिया, पीवाईक्यू तो लगाए, नए क्वेश्चंस भी लगाए, डीपीपी भी सॉल्व किया, रिवीजन भी कर रहे हैं, मॉक में क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। मॉक सिर्फ एक टेस्ट नहीं है कि बस कभी भी उठे और अपीयर कर गए, मार्क्स आ रहे हैं ठीक, नहीं आ रहे हैं ठीक। मैम ने बोला था मॉक देना है, हर एडुकेटर बोलता है मॉक देना है, हर टॉपर इंटरव्यू में टॉपर बोलता है मॉक देना है, मॉक दे दिए। आपके लिए मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। क्या है आपका स्ट्रेंथ और क्या है आपकी वीकनेस, यही तो पता चलेगा। यूनिट कन्वर्जन नहीं हो पाता है, यूनिट कन्वर्जन तो हो जाता है, कंसेप्ट समझ नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल देख के डर लगने लगता है, न्यूमेरिकल देख के डर भी नहीं लगता है, यूनिट कन्वर्ट भी हो जाता है, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। लास्ट के 10 क्वेश्चन हमेशा छूट जा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रीड किए, फर्स्ट ऑप्शन सही लगा, टिक कर दिए, बाद में पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी मोस्ट एक्यूरेट आंसर था। यानी कि अभी तक ये एबिलिटी या हैबिट नहीं बनी है पूरा क्वेश्चन रीड करने की। तो ये सारी गलतियां हैं आपकी। यूनिट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये आपका वीक पॉइंट है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं डर लगता है, वीक पॉइंट है। स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, वीक पॉइंट है। यानी आपका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं हुआ है, किसी सब्जेक्ट को आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा है, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वन लाइनर बन जाते हैं क्योंकि पीवाईक्यू रट रखा है। ये सब आपको पता लगेगा जब आप मॉक देंगे। और मॉक में सिर्फ अपीयर नहीं कर जाना है, आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर 10 AM इन द मॉर्निंग आपका एग्जाम होने वाला है तो आप हर मॉक 10 AM इन द मॉर्निंग दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियल टाइम एग्जाम फील में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट देंगे। आपका एग्जाम टेम्परामेंट क्रिएटेड होना चाहिए। जब आप लगातार सेम रियल टाइम एग्जाम फील में मॉक देते हैं तो फाइनल एग्जाम डे पे आपके सेंटर में आपको कुछ नया नहीं लगने वाला। हाँ, थोड़ा सा ट्रैवल फटीक होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होने वाला है, थोड़ा सा एंग्शियस आप फील करेंगे, बट क्योंकि आपने इतने बार मॉक दिया है और रियल टाइम में मॉक दिया है, आपको समझ में आ गया है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। क्योंकि आपने इतने सारे न्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पीवाईक्यू के साथ, आपका क्रिएटिव क्वेश्चन बढ़ चुका है। कोई भी नया क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स दिखता है, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपको पैनिक नहीं करना, क्योंकि आप यूज टू है ना। आप नए क्वेश्चन देख देख के यूज टू हो चुके हैं कि जब नया क्वेश्चन आता है तो पैनिक नहीं करना। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ रहा है तो इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। अच्छा, एक टॉपिक देखते ही समझ में आ गया ये मुझे नहीं आता, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये पूरा एनालिसिस जो आप बनाएंगे, जो हर स्टूडेंट का अलग होता है, क्योंकि मेरी कोई और स्ट्रेंथ है, कुछ और वीकनेस है, आपकी कुछ और होगी। मेरा पेपर अपीयर करने का या मैनेज करने का तरीका कुछ और है, आपका कुछ और होगा। ये हमने डेवलप कैसे किया? मॉक दे दे के डेवलप किया। मॉक देके हम एक प्लान या स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि पेपर में अपीयर कैसे करना है। इसीलिए मॉक इतना इंपॉर्टेंट होता है लास्ट 30 डेज में, और इसीलिए हम इसको गेम चेंजर बोलते हैं। जब आप मॉक देंगे या फिर आई शुड से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एक और तुरंत पीछे उसका आंसर देखेंगे, न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीछे तुरंत उसका आंसर देखेंगे। कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे। आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करने हैं और फिर 20 क्वेश्चंस का आंसर देखना है। टाइमर लगा के 20 क्वेश्चन सॉल्व किया करो। मॉक नहीं दे रहे हो चलेगा, रैंडमली बैठ के अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी टाइमर लगाया करो। आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और अगर वो सही तरीके से फिट नहीं हो रहा है मतलब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ा रहे हो तो क्या एक्यूरेसी कम हो जा रही है? तो आपको ये भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, और आपको मैनेज दोनों करना है। ये सब आपको सीख लेना है प्रोसेस में। ये लास्ट 60 डेज में आपको ये सब सीख लेना है। तो जिस साइकिल की बात मैं आपसे कर रही थी वो यही है।
लास्ट 60 डेज में कोई भी ऐसी जादू की, मतलब मैं आपको एक कोई पुड़िया नहीं दे दूंगी कि बस उसको आपने देखा, घोल के पानी में पी लिया और बस हो गया एग्जाम। नहीं, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। साइकिल एक बार वापस से रिपीट कर रही हूं सो दैट आपको ध्यान रहे। सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करिएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने। सिलेबस कंप्लीशन होगा आपका कंसेप्चुअल बिल्डिंग से, रिविजन करके, पीवाईक्यू लगा के, और सारे के सारे नए क्वेश्चन सॉल्व करके, ताकि क्रिएटिविटी बढ़े। इसके बाद आपको जंप करना है मॉक देने के लिए। मॉक हमेशा रियल टाइम फील में देना है। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होने वाला है, जो टाइमिंग होने वाला है, उसी में देना है, और हर बार यही सोच के देना है कि यही आपका फाइनल एग्जाम है। तो आपका माइंड रेडी होना चाहिए एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप मॉक देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कई सारे नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बिल्कुल जो एडुकेटर ने पढ़ाए नहीं थे, कभी आपने पीवाईक्यू में देखा नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। उनको देख के पैनिक नहीं होना है, वो सिर्फ आपको पैनिक करवाने के लिए डाले गए हैं। लास्ट 30 डेज में आपको कुछ भी बहुत नया नहीं पढ़ना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एडुकेटर है उस पर बिलीव रखिए। आपका एडुकेटर अपनी एक्सपीरियंस से आपके सामने खड़ा है, तो उन्होंने जितना भी कंटेंट आपको दिया होगा वो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट दिया होगा। आपका होल सोल पर्पस होना चाहिए रिवीजन करना उन पूरे के पूरे नोट्स का। जितने ज्यादा बार रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से एग्जाम में अपीयर कर पाएंगे। इससे ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको मल्टीपल सोर्सेस में हाथ नहीं मारना है। अब वो टाइम चला गया कि आपको इसके भी नोट्स पढ़ने हैं, उसके भी नोट्स पढ़ने हैं, उससे भी क्वेश्चंस नहीं। आपके पास जो एक सोर्स है उसी के पीछे पड़े रहना है आपको, और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करनी है। वरना अगर आप मल्टीपल सोर्सेस देखेंगे तो आपको 10 एडुकेटर के 10 नोट्स मिल जाएंगे, और उन सभी 10 नोट्स में कुछ कुछ नया आपको दिख जाएगा। कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेड रिसोर्सेस को बार बार रिवाइज करना। और जब आप मॉक देते हैं और मॉक में जब आपसे गलतियां होंगी और आपको किसी टॉपिक को रिवाइज करना होगा, तो पूरा नोटबुक लेके मत बैठना, वहां सिर्फ अपना शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट लेके बैठना। ये फॉर्मूला शीट आपको बिल्कुल लास्ट टाइम में आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि पूरा जो आपका नोट्स होगा वो आप देख के ही पैनिक कर जाओगे। और उस नोट्स में अब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है याद करने की। जितना याद रखना था आपको वो आपने रखा है, जो आपको नहीं याद है वो यहाँ पे है। तो आपको सिर्फ ये लेके घूमना है लास्ट 30-45 डेज में। नोट्स तो अपने आसपास रखना भी मत, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स देखते रहना है, शॉर्ट नोट्स बना के रखा है तो देखते रहना है, और जितने ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चंस हो सकते हैं अटेम्प्ट करिए। जितने ज्यादा मॉक दे सकते हैं उतने मॉक दीजिए, और मॉक का सही एनालिसिस करिए। दैट्स इट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको शायद कभी पता नहीं था या किसी एडुकेटर ने बताया नहीं, ये सब आपको पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, राइट। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं और बाकी सारे एडुकेटर्स यहाँ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसएससी जेईई 2026 के लिए जो कोर्सेस अवेलेबल हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इंजीनियर्स वाला आपके लिए जो भी कोर्सेस लेके आ चुका है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेंगे। आपको लगता है कि आपके पास इनफ कंटेंट है, पढ़िए। लगता है कंटेंट की कमी है, आपके सामने कोर्सेस हैं, यूट्यूब पे हम सब लाइव हैं आपके लिए। पूरी तरीके से अपने सारे एडुकेटर को यूटिलाइज करिए, उनका जो कंटेंट है उसको यूटिलाइज करिए एंड गिव योर बेस्ट शॉट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपसे और भी मिलती रहूंगी, अभी 45 डेज के लिए भी मिलूंगी, 30 डेज के लिए भी मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीबडी एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून।